हेलो फ्रेंड्स, क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 का अध्याय 7 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बस्तियों की कि कितने प्रकार की बस्तियां होती हैं। इसी तरह से हम परिवहन के जितने भी साधन हैं उनके बारे में बात करेंगे और संचार माध्यमों से जुड़े हुए तथ्यों को भी जानेंगे। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था जिसे प्राइमेट कहा जाता है, इसे तो न ही भोजन, वस्त्र और आवास का ज्ञान था और न ही किसी तरह से रहना है, न ही इनकी कोई जीवन शैली थी। ये आकेटक और शिकारी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, शिकार किया करते थे और भोजन का संग्रह किया करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता इन लोगों में समझदारी विकसित हुई, इनकी बुद्धि का विकास हुआ समय के साथ और इन्होंने आग का उपयोग करना सीखा। इसी तरह से इन्होंने खेती-बाड़ी करना सीखा और रहने के लिए घर बनाना सीखा। तो इस प्रक्रिया का जो समय काल है बहुत लंबा है और माना जाता है कि सदियां बीत गई। उसके बाद धीरे-धीरे जो है ये जो प्रारंभिक मानव है गुफा से घर में रहना शुरू किया। तो शुरुआती दौर में तो वो गुफा में रहे, फिर धीरे-धीरे उनको जो है फसलों का ज्ञान हुआ कि फसलें जो है किस तरह से उगती है। उनको धीरे-धीरे ऋतुओं का ज्ञान हुआ कि इस ऋतु में ये फसल लगती है और इसी के कारण उन्होंने फसल लगाना की जो है प्रक्रिया को सीखा। तो इस तरह से जब उन्होंने फसल लगाना सीखा, तो फसल जो खेती कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि खेती करना वो सीख रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं स्थायी रूप से रहना ज़रूरी पड़ गया कि मान लीजिए कि कहीं उन्होंने जंगल काट के खेत बनाया और उसको जोता और फिर उसमें बीज बोए। अब इस तरह से अगर खेती हो रही है तो फसल तो एक दिन में नहीं लगने वाली, लगभग फसल को 3-4 महीने लग जाते हैं अच्छे मतलब उसके फसल उत्पादन में करने में। तो इस तरह फसल को पकने में तो समय लगता ही है। तो उन्होंने फसल लगाना सीखा यानी खेती करना सीखा, तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको अपने जो खेत है या फिर जो जहाँ पे वो लोग फसल लगा रहे हैं, वहीं पे उनको बसना चाहिए जिससे कि वो फसलों में उगने वाले खरपतवार को निकाल सके, समय से पे पर उसमें पानी डाल सके और मतलब उनकी निगरानी कर सके जंगली जानवरों से। तो इस तरह से उन्होंने जो है बस्तियों का मतलब घर बनाना सीखा और घर भी वो जो बनाते थे वो सामान्यतः जो खरपतवार होता था उसका ही बनाते थे। जो भी घास-फूस मिलता था उसको जोड़-जाड़ के वो घर बनाते थे। इस तरह से उन्होंने जो है घर बनाने सीखे, यातायात संचार के जो आज के साधन हैं, पहले के समय में नहीं थे। तो वो सामान्यतः कोई भाषा भी उस समय नहीं जानी जाती थी, प्रारंभिक मानव के काल में। तो वो इशारों में ही बात किया करते थे। अब धीरे-धीरे इशारों से यानी उसको कहा जाता था एक सांकेतिक भाषा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में जो हमें लिपियाँ मिली है उसमें कई संकेत मिलते हैं, ऐसे ड्राइंग मिलती है, चित्रकारी मिलती है, तो कहीं न कहीं उसका उपयोग वो बातचीत के लिए या फिर एक-दूसरे को जानकारी देने के लिए किया करते थे। तो कैसे जो मानव है धीरे-धीरे विकसित होता है और एक स्थायी जीवन जीना शुरू करता है। फिर वही जब उन्हीं आदि मानव के पास आस-पास जो नए आदि मानव आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जब वो भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इस तरह से जो है, ये जो है आदि मानव उस समय के काल में धीरे-धीरे विकसित होते हैं और धीरे-धीरे गाँव बसना शुरू करते हैं प्रारंभिक काल में। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो अधिकांश जो प्रारंभिक काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पे पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे हमें बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं या फिर जो अनाजों और भंडार गृहों के साक्ष्य मिलते हैं अनाजों के, तो वो कहीं न कहीं नदियों के किनारे ही मिलते हैं, कि ऐसी बस्तियाँ जो है सामान्यतः नदियों के किनारे ही बसती थी। तो ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आदर्श जो घर है या फिर आदर्श जो अनुकूल हमारे मानवीय पर्यावरण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो नदियों के किनारे ही उपलब्ध हुआ करती थी। जैसे कि एक तो हमें जल की उपलब्धता चौबीसों घंटे होती थी नदी के किनारे। इसी तरह से नदी के किनारे जो नदियाँ जब बाढ़ के समय उस समय भी तो बाढ़ आती ही होगा नदियाँ स्थित रही होंगी तो। तो बाढ़ के माध्यम से वो नदियों का जो क्षेत्र है मैदानी इलाका वो उपजाऊ होता था। इसके साथ-साथ उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहाँ पे जो फसल का उत्पादन है अन्य चीज़ें हैं, एक तो मैदानी इलाका होगा तो आने-जाने में सुलभता होगी, फसलों का उत्पादन अच्छा होगा और साथ में यातायात भी संभव होगा। तो इस तरह से लोगों ने नदियों के किनारे जो है बसना शुरू किया प्राचीन काल में। तो धीरे-धीरे जो है नदियों की घाटी के निकट ही लोगों ने बसना शुरू किया और इसी से हम देखते हैं आज के समय में कि नदियों के किनारे जो है सभ्यताएँ देखने को मिलती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर नील नदी या फिर
टिग्रिस नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, वो सभ्यताएँ इस तरह से देखने को मिलती हैं। तो सामान्यतः हमने यही है कि धीरे-धीरे मानव जब मैदानी इलाकों में बसता है और उसी को कहते हैं बस्ती का विकसित होना। यानी उसने महसूस किया कि इस स्थान पे बसने जैसा है क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वहाँ की जो दशाएँ हैं वो अनुकूल थी, जैसे कि उनके लिए जलवायु दशा अनुकूल थी, जल की उपलब्धता थी नदी के किनारे, उपयुक्त भूमि मिलती थी, साथ में उपजाऊ मिट्टियाँ भी मिलती थी और एक तो समतल स्थान होता था यानी मैदानी इलाका होता था नदियों का जो भाग है। तो इस कारणों से वो इन किनारों पर, इन नदियों के मैदानों पर बसा करते थे। तो इस तरह से जो है प्रारंभिक मानव का विकास हुआ। अब विकास हुआ तो उसने व्यापार करना, यातायात करना, यातायात में भी सड़क मार्ग और जल मार्ग का उपयोग करना और धीरे-धीरे सभ्यता विकसित हुई और आज तक ये सब जो प्रक्रिया है विकास की चल ही रही है। तो आगे बात करते हैं, बस्तियाँ सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए ही बनाई जाती है, उनको अस्थायी कहते हैं और ये जो बनाने वाले लोग होते हैं अस्थायी बस्तियाँ, उनमें घने जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं या फिर गर्म और ठंडे इलाके में जो लोग रहते हैं वो बनाते हैं इस तरह की बस्तियाँ या फिर पर्वतों के जो निवासी होते हैं, वो कहीं न कहीं इन बस्तियों को बनाते हैं अस्थायी रूप से। वे खासकर ऐसी प्रक्रिया क्यों करते हैं? तो क्योंकि वे आखेटक या फिर संग्राहक या फिर स्थानांतरी कृषि या फिर ऋतु प्रवास करते रहते हैं। इसके कारण ये मतलब अस्थायी रूप से बस्तियों का निर्माण करते हैं। फिर भी आज के समय में जो हम अधिकांश बस्तियों की बात करें, तो स्थायी बस्तियाँ हमें देखने को मिलती है। यानी स्थायी बस्तियाँ यानी वो लोग घरों में रहते हैं, घरों को बनाते हैं अपने आस-पास और एक तरह से गाँव का निर्माण करते हैं। तो अस्थायी में आप देख सकते हो कि जो घुमक्कड़ लोग हैं, वो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं, वो अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं। वहीं पे जो लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं, वो स्थायी बस्तियाँ कहलाती हैं। वो मतलब लंबे समय तक वहीं पे टिक जाते हैं। तो इस तरह से जो है मानव बस्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ऋतु प्रवास शब्द वाली का किस तरह से निर्माण हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं कि मौसम के अनुसार जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जिस तरह से ऋतु बदली उसी उसके अनुसार उन्होंने अपना स्थान बदल दिया, तो उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे कि जो लोग पशु पालते हैं, वे मौसम के अनुसार नए चरगाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो बस्तियाँ हैं 2 तरह की हैं, स्थायी हैं और स्थायी हैं। अब आगे देखेंगे तो 2 तरह की यही बस्तियाँ विकसित होती हैं, तो कुछ गाँव के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो कुछ शहर के रूप में बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। तो देखते हैं गाँव जो है ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, जहाँ लोग मत्स्य पालन, कृषि वानिकी यानी वनों से जो भी सामान मिले उनको लाना, उनको बेचना, वानिकी करना, इस तरह से दस्तकारी, पशुपालन के कार्य में व्यस्त होते हैं। वहीं पे बात करते हैं जो शहरी लोग हैं वो व्यापार के कामों में जुटे रहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो है सघन और प्रकीर्ण होती हैं। तो सामान्यतः जो ग्रामीण बस्तियों में 2 प्रकार की भी बस्तियाँ अभी देखने को मिलती है, सघन और प्रकीर्ण। तो इस तरह से जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें कैसा है कि जो गाँव है, जो घर हैं, बहुत पास-पास में ही स्थित है, यानी ज़्यादा दूर-दूर नहीं फैले हैं। तो इस तरह घरों के पास-पास ही ये घर निर्मित करना ही कि कहना कि एक एरिया में बहुत सारे घर विकसित हो गए, तो इसको कहेंगे सघन बस्ती या फिर सघन ग्राम। उसी तरह से जो बस्तियाँ या फिर जो गाँव ऐसे दूर-दूर इलाके में बसे हों, मान लीजिए कि एक घर यहाँ पे और एक घर इस इलाके पे है, तो या फिर ये 2 घर इस इलाके में हैं और इस यहाँ पे 3-4 घर हैं। इस तरह की जो बस्तियाँ बसती हैं, इनको प्रकीर्ण बस्तियाँ कहते हैं क्योंकि ये एक-दूसरे से बहुत दूर बसी हैं। लगभग 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसे गाँव विकसित होते हैं, उनको ही प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। तो सामान्यतः ये जो क्षेत्र होते हैं दूर-दूर तक व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं और ये सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में रहने वाले लोग और अति विषम जलवायु में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे ये ऐसी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, वो घरों का निर्माण अपने पर्यावरण के अनुकूलता के अनुसार बनाते हैं, कि उनको कैसा घर चाहिए, कैसा उनका पर्यावरण है, उनको उसके अनुसार ही घरों का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप गाँव में देखते होंगे कि ऐसे ढाल वाले घर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता था? तो सामान्यतः वर्षा के दिनों में वर्षा होगी तो मान लीजिए कि वो अगर चौखट वाला घर बनाएँगे ऊपर छत का, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा और घर घर ढह जाएँगे। और सामान्यतः गाँव में जो बस्तियाँ हम देखते हैं, तो इतने पक्के ईंटों के नहीं बनाए जाते। वो सामान्यतः या तो घास-फूस के जोड़कर बनाए जाते खरपतवार से या फिर मिट्टी से लिप कर बनाए जाते घर हैं।
तो अगर इस तरह वर्षा का पानी इन घरों पे पड़ा तो ये कहीं न कहीं घर ढह जाते हैं होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि घरों को इस तरह बनाया कि पानी जो पड़े तो वो सामान्य से ढाल के साथ बाहर निकल जाए और घर को जो है पानी टिक ना सके और जिससे कि घर टिका रहे। तो इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है पर्यावरण के अनुकूल ही जो है घरों का निर्माण करते थे। जैसे कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ढाल वाली छतों का निर्माण करना, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता था, वहाँ पे ये लोग ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म या फिर सिल्टर्स घर बनाया करते थे। तो ऐसे घर हमें पूर्वी भारत में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो मेघालय वाला क्षेत्र है, जहाँ पे हम कहते हैं कि चेरापूंजी जो है विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पे ऐसे घर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोग ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे घर बनाते हैं, जिससे कि अगर बाढ़ आए, तो यहाँ तक ही पानी पहुँच सके, इनके घरों तक ना पहुँच सके। और जब वर्षा के समय में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक घर से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इस तरह के गाँव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पर्यावरण हो उसके अनुकूल। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। यहाँ पे गर्म क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वाला इलाका है, तो वहाँ पे धूप तेज पड़ेगी, तो वहाँ के घर आप देखोगे गाँव के, तो वो मिट्टी के मोटी दीवार वाले घर होंगे। इससे क्या होगा कि मोटी की सॉरी अगर दीवार मोटी होगी मिट्टी की, तो उससे जो है धूप कम लगेगा, यानी वो घर में एक ठंडक बनी रहेगी। इसके कारण वो मिट्टी का लेप ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने घरों के ऊपर। इसी तरह से इनकी छतों की जो ओ ब छतें होती थी फूस की बनी होती हैं, जिससे कि जो है ठंडक मतलब एक तरह से हवा का ट्रांसमिशन हो सके एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि जैसे कि आप एसी देखते हो आज के समय में कि वो घर को ठंडा रखने में काम करता है, उसी तरह ये फूस के बने हुए घर भी ठंडक रखने में सहायता करते थे। स्थानीय सामग्री में जैसे कि पत्थर, कंकड़ है, चिकनी मिट्टी है, चूर्ण है आदि का उपयोग ये घरों को बनाने में किया जाता है आज के समय में। नगरीय बस्तियों में छोटी नगर और शहरों में कहते हैं कि बड़ी बस्तियाँ होती थी। यानी 2 तरह की नगरीय बस्तियाँ, एक तो छोटे जिनको नगर कहा गया वो छोटी थी और जिनको शहर कहा गया वो बड़ी बस्तियाँ कहलाई। इस तरह से नगरीय क्षेत्रों में लोग जो है निर्माण कार्य, व्यापार और सेवा क्षेत्र के कार्य में व्यस्त रहते हैं। परिवहन की बात कर लेते हैं कि परिवहन प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने प्रकार के परिवहन विकसित हुए। तो प्राचीन काल में परिवहन का इस्तेमाल जो है लोगों और सामानों को आवागमन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन के रूप में होता था। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करने के लिए पैदल जाया करते थे। इसके कारण जो है दूरी के कारण अत्यधिक समय भी लगता था उन्हें और सामान ढोने के लिए वो पशुओं का उपयोग किया करते थे। जब इन्हें पता चला कि पहिए की का किस तरह से इस्तेमाल करना है पशुओं में, तो उन्होंने फिर पशुओं का इस्तेमाल मालगाड़ी के रूप में गाड़ी खींचने के लिए किया। तो आज के समय में जो परिवहन का रूप है वो बहुत बदल चुका है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुके हैं, उसी तरह से हवाई यातायात का विकास हो चुका है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जहाज़ों में स्पीडिंग जहाज़ आ चुके हैं, जो कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस तरह से आज के समय का जो यातायात का साधन है, वो बहुत विकसित हो चुका है। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल और ऊँट का उपयोग होता है परिवहन के लिए। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है, वहाँ पे लामा का उपयोग और तिब्बत में याक का उपयोग जो है परिवहन के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जो अन्य देश के लोग थे, यानी जो शुरुआती दौर में सभ्यताएँ विकसित हुई और व्यापार की जानकारी हुई, तो लोग व्यापार करने के लिए सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग यानी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे और जिससे कि उन्हें जो ये यात्रा को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता था। लगभग महीनों तक वो यात्रा करते रहते थे, तो फिर अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच पाते थे। लेकिन जब आज के समय में हम देखते हैं कि हवाई यातायात का विकास हो चुका है, जहाँ जैसे इसका उपयोग हम भारत से यूरोप जाने में कुल 6-7 घंटे में ही पहुँच जाएँगे। यानी जो हवाई यातायात है उसने कितनी यात्रा को सुलभ बना दिया है, इससे कि हमारे सामान की, हमारे साधनों की और साथ में ऊर्जा और समय की भी बचत होती है। परिवहन के 4 मुख्य साधनों की बात करें तो परिवहन में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग का इस्तेमाल होता है परिवहन के लिए।
सड़क मार्ग को डिटेल में देखें तो कम दूरी की यातायात के लिए जो है सड़क मार्ग बहुत उपयोगी है। सड़क मार्ग ये जो है 2 तरह की होती हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। मैदानी क्षेत्रों में जो है सड़कों का घना जाल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है भूमि स्थल जो है समतल होता है मैदानी क्षेत्रों में। इसके कारण जो है सड़कों का निर्माण यहाँ पे सरलता से हो जाता है। अतः यहाँ पे जो है सड़कों का घना जाल देखने को मिलता है। उसी तरह सड़कों का निर्माण मरुस्थलों में भी, वनों में भी, ऊंचे पर्वतों में भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया है, पर्वत पर स्थित मनाली और लेह के बीच जो राजमार्ग का विकास हुआ है, वो विश्व का सबसे सड़क मार्गों में से एक माना जाता है। इसी तरह से सड़कों में देखें तो भूमिगत सड़कों का भी विकास हुआ है, उनको कहते हैं भूमिगत मार्ग। इसी तरह से फ्लाईओवर का भी विकास हुआ है, और फ्लाईओवर का मतलब होता है ब्रिज होते हैं, जैसे कि रेल मार्ग कोई गुजर रही है तो और इसके बीच 2 सड़कें गुजर रही हैं साइड्स में से, और जब रेल गुजर रही है तो इन सड़कों को बंद कर दिया जाता है, तो इससे बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाता है इन फाटकों पर। तो अगर ब्रिज का निर्माण किया जाता है फ्लाईओवर का, तो ये ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म गुजरते हैं, पटरियाँ गुजरती हैं ट्रेनों की। तो इस तरह से जो ये ब्रिज का निर्माण किया जाता है 2 सड़कों को कनेक्ट करने के लिए, या फिर 2 नदियों के बीच एक नदी के बीच जो सड़कों को जोड़ने के लिए, तो इसको फ्लाईओवर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। तो भारत में अनेक जो है राष्ट्रीय और राज्य मार्ग स्थित हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है नवीनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ये जो है हमारे देश के 4 महानगर हैं, उनको जोड़ता है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहा जाता है। बात करते हैं रेल मार्ग की, कि रेल मार्ग किस तरह से परिवहन के लिए सहायक होता है। तो रेल मार्ग का इस्तेमाल सामान्यतः तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम खर्च में, प्लस एक जगह से दूसरी जगह जब आपको ज्यादा सामान ले जाना हो, जैसे कि भारी सामान ढोकर ले जाना हो, आप रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हो। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल मार्ग का जो है तीव्र विकास इस समय के काल में हुआ। उसके बाद वाष्प इंजन के बाद हम देखते हैं कि डीजल इंजन और विद्युत इंजन आते हैं, और इस तरह से जो आज के समय में जो ज्यादातर रेलें चलती हैं, इन्हीं डीजल और विद्युत इंजनों से ही चलती हैं। इसी तरह से रेल मार्ग का विकास में सुपरफास्ट ट्रेनें भी आईं, जो कहीं ज्यादा स्टॉप इनका नहीं होता, बहुत तीव्र गति से ये एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा देती हैं। इसी तरह से मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मैदानी भागों में क्यों देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रेल पटरियों को बिछाना सरल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है रेल जो है पटरियां हमें ज्यादा देखने को मिलती है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल बनाना संभव हो चुका है, लेकिन काफी ये संख्या में जो है इनकी संख्या बहुत कम है। अगर पर्वतों के बीच अगर रेल बनाना का कार्य शुरू होता है तो वो सालों साल लग जाते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इसलिए जो है अभी तक हमारे कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे जो है रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली-भांति विकसित हुआ है पिछले कुछ सालों में, और एशिया का सबसे बड़ा जो ये रेल मार्ग जो जाल है कहा जाता है कि एशिया में जो है भारतीय रेल मार्ग जो है सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। तो जैनिंग से लहासा के बीच एक रेलगाड़ी चलती है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु पॉइंट आता है वो है 5072 मीटर का। तो ये समुद्र तल से इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्वत पर स्थित है, और ये जो रेलगाड़ी गुजरती है ये तिब्बत में स्थित रेलगाड़ी है, जहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। दूसरा जो उदाहरण है रेल मार्ग का वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह पश्चिमी रूस में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रूट से जाता हुआ रेल मार्ग है। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा परिवहन का साधन है वो है जलमार्ग। तो प्रारंभिक समय में भी जो है परिवहन के लिए जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता था, और जलमार्ग का इस्तेमाल सामान्यतः उन स्थितियों में किया जाता है जब आपको अधिक दूरी तय करनी हो और आपको बड़े आकार वाले सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो उस तरह से जो है जलमार्ग सस्ता पड़ता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के जलमार्ग होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्रीय मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग में बात करें तो नदियों और झीलों के माध्यम से जो है
यानी नदियाँ होती हैं और झील होते हैं, उनके माध्यम से अगर नाव उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति को ले जा रहा है, तो उसको कहेंगे अंतर्देशीय जलमार्ग। और वहीं पे समुद्रों के बीच जो कनेक्टिविटी है, जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाया जाता है व्यापार के लिए, तो वो समुद्री मार्ग कहलाते हैं। तो सामान्यतः जो अंतर्देशीय जलमार्ग में फेमस है, वो है गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जलमार्ग। वहीं पे उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में जो इस्तेमाल होता है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए, वो है नील नदी। समुद्री तथा महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापार और माल को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक देश से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पहुँचाने के लिए, आयात-निर्यात करने के लिए किया जाता है। ये जो मार्ग होते हैं, ये पत्तनों से जुड़े होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई तट है, वहाँ पे बंदरगाह है और जब ये कोई नदी समुद्री जहाज आ रहा है, तो पहले उस पत्तन पे रुकेगा, वहाँ से सामान लोड होगा इस पत्तन पे और यहाँ से जो सामान है, वो शहर के अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से जो है, जहाज पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण पत्तनों में यानी बंदरगाहों में देखें तो एशिया में सिंगापुर है, मुंबई है, भारत में उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क है और लॉस एंजेलिस भी महत्वपूर्ण है इस मतलब समुद्री मार्ग के लिए। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो है जो ब्राजील में स्थित है। अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन जो है महत्वपूर्ण ये जलमार्ग है। वायु मार्ग की बात कर लेते हैं तो परिवहन का एक नया रूप खोजा गया 20वीं सदी में जिसका नाम था वायु मार्ग। तो वायु मार्ग जो है परिवहन का तीसरा मार्ग है। ईंधन की लागत इसमें अधिक होने के कारण सर्वाधिक महंगा होता है। वायु यातायात जो है खराब मौसम हुआ जैसे कि कुहरा हुआ, तूफान हुआ, बरसात हुई तब ये इसको ले जाना आना-जाना संभव नहीं होता। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूरह स्थानों तक पहुँच जाता है। विशेष रूप से सड़क और रेल मार्ग जहाँ पे नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पे वायु मार्ग पहुँच जाता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों, संकटाकालीन स्थितियों जैसे कि बाढ़ वाले इलाके हैं, किसी तरह की आपातकालीन स्थिति है, तो वहाँ पे इस मार्ग का उपयोग करके वायु मार्ग के माध्यम से लोगों को बचाने के लिए, भोजन सुविधाएँ देने के लिए, जल और कपड़े देने के लिए, दवाएँ पहुँचाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्यतः जो हवाई पत्तनों में बात करें तो दिल्ली है, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा जो मिस्र में स्थित है, ये सब प्रसिद्ध है। बात करते हैं संचार माध्यमों की कि संचार माध्यम किसे कहते हैं। तो सामान्यतः संचार का अर्थ होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुंचाना और ये जो सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है इसी को ही संचार कहा जाता है। अब सूचना पहुंचाना है तो हमें कोई ना कोई साधन की आवश्यकता होगी जैसे कि आज के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ोन को कि एक व्यक्ति की सूचना लेनी है तो हम किसी को फ़ोन कर देते हैं और हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी तरह से इंटरनेट है, कोई चीज़ की जानकारी हमें नहीं पता है, तो हम विकिपीडिया और गूगल सर्च कर लेते हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह रेडियो के बारे में सुना होगा कि एडवर्टाइज़मेंट या फिर अन्य जो पोस्टर हैं, वो भी एक सूचना के माध्यम है। ये सब जितने भी टूल यूज़ होते हैं सेलुलर फ़ोन से लेकर कंप्यूटर तक, इंटरनेट तक, ये सभी क्या है संचार करने के माध्यम है। इसलिए इनको संचार माध्यम कहा जाता है और वहीं पे संचार जो है एक प्रक्रिया है जहाँ पे एक सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है। तो देखते हैं तकनीकी के विकास में संचार मानव ने जो है संचार के नए और तीव्र साधनों का विकास किया। संचार के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो सूचना क्रांति के कारण ही आई। सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए हम पहले शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। सं समाचार पत्र हुए, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सभी क्या है कि इनका इस्तेमाल हम संचार के लिए ही करते हैं कि मान लीजिए कि समाचार के माध्यम से कोई सूचना लोगों तक पहुँचानी है, वो भी बड़ी संख्या में सूचना जो है लोगों को पहुँचानी है, बड़ी संख्या में। तो आप समाचार के माध्यम से उसको उन लोगों तक वो सूचना पहुँचा सकते हो। इसी तरह से रेडियो के माध्यम से सूचना और टेलीविज़न के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति इस तरह से जो है पूरे जन को संबोधित कर सकते हैं इन माध्यमों के माध्यम से और इसीलिए इनको जनसंपर्क का माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट ने संचार में तीव्रता लाई है क्योंकि जैसे कि नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आती है आपके मोबाइल में, अगर सैटेलाइट को जो तरंगे हैं वो अच्छी तरह से प्रसारित नहीं हो रही होंगी, गति नहीं कर रही होंगी, तभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो है
इन सैटेलाइटों से होती है। तो अगर आपका नेटवर्क नहीं आता, यानी कहीं न कहीं सैटेलाइट की स्थिति में कोई न कोई अड़चन आ जाती है, कोई न कोई छोटा-बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो सैटेलाइटें संचार के माध्यम को तीव्र करने का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल हुआ, खनिज संपदा हुई या फिर मौसम पूर्वानुमान करना हुआ या फिर आपदा पूर्व की चेतावनी की जानकारी देनी हुई, तो हम इन सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से हम पृथ्वी पर निगरानी रख सकते हैं। इस तरह से सैटेलाइट जो है पृथ्वी को पूरी तरह से एक तरह से उसका जो है ऑब्जर्वेशन करती हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर भी आ गया है, जो बिना तार का होता है और इसके माध्यम से तो संचार माध्यम जो है अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इसी तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं आई है, बल्कि ये हमारा जीवन भी अधिक सुखमय हो गया है इन माध्यमों से। जैसे कि हम इंटरनेट का उपयोग करके और अन्य एप्लीकेशन का उपयोग करके हम घर बैठे ही हवाई जहाज की बुकिंग कर सकते हैं, रेल की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। उसी तरह से सिनेमा घरों, होटलों की बुकिंग हम घर बैठे ही कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच जो एक तरह से सेवा और संस्थाओं के बीच जो कनेक्टिविटी हुई है, उसमें जो है संचार माध्यमों का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये जो मैप है, ये जल मार्ग और वायु मार्ग का दर्शाता है। ये जो रेड लाइनें आप देख रहे हो, ये वायु मार्ग के हैं, वहीं पे ये जो डॉट डॉट ब्लू लाइनें हैं, ये जल मार्ग का ही है। तो पूरे विश्व में इन मार्गों से जो है व्यापार होता है, एक स्थान से दूसरी जगह जल मार्ग और जहाजों का उपयोग करके जाया जाता है। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो है परिवहन के साधन हमारे जीवन में आए और किस तरह से इनका विकास तीव्रता से हुआ और इन्होंने हमारे समय की बचत की, हमारे साधनों की बचत की और हमें कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में सहायता की। इसी तरह से हमने संचार माध्यमों के बारे में देखा कि संचार माध्यमों से जो जीवन है बहुत सरल हो गया है और एक तरह से संचार माध्यमों ने जो है पूरे विश्व को एक गाँव के रूप में तब्दील कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।